पहली हरित क्रांति से विरासत में मिली रासायनिक खादों और कीटनाशकों के उपयोग वाली खेती ने कृषि उपज की पैदावार में तो इजाफा किया, लेकिन खेती की इस विधि ने जमीन की उर्वरा शक्ति को कम करने के साथ ही बड़े पैमाने पर पर्यावरण को भी प्रदूषित किया। रसायनों के इस्तेमाल का एक खराब असर इस रूप में भी दिखाई दिया कि ऐसी फसलों ने आम आदमी के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाया। पिछले 2 दशक से विकल्प के रूप में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाने लगा है, लेकिन अभी खेती का यह तरीका पूर्ण विकल्प नहीं बन सका है। यही वजह है कि आज भी जैविक खेती देश में होने वाली कुल खेती का महज 2 या 3% भर ही है। जिस तादाद में लोग जैविक आहार की मांग करने लगे हैं और स्वयंसेवी संगठन जैविक खेती को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं, उससे यह उम्मीद बनती है कि एक दिन जैविक खेती से तैयार आहार आम आदमी की पहुंच में होगा। शुरू में हमने किया हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, तीनों लिया। तो हेल्थ में लिया, जहाँ जिन गाँव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं था, वहाँ गवर्नमेंट की स्कीम थी, उनकी मदद लेके वहाँ इंटरवेंशन किया। स्कूल्स में एनरोलमेंट में किया। लेकिन क्योंकि ये ज़िला ज़्यादा कृषि प्रधान है, तो देखा फार्मर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट फार्मिंग में है और वो काउडंग, गोबर से खेती कर रहे हैं आधे से ज़्यादा फार्मर, इतनी गरीबी है। तो वर्मी कल्चर हमने इंट्रोड्यूस किया टेक्नोलॉजी के रूप में कि गोबर से वर्मी कल्चर, गोबर मिलाकर बेटर हो जाएगा। उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया, तो इवॉल्व हो गया धीरे। जैविक खेती में जमीन के अंदर मौजूद जैव तत्वों का खाद और कीटनाशकों के रूप में इस्तेमाल कर भोजन के पोषक तत्वों को बनाए रखा जाता है। जैविक खेती में केंचुए की मदद से तैयार की गई गोबर की खाद और गैर रासायनिक तत्वों से तैयार हर्बल स्प्रे के उपयोग से कृषि उपज की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ ही खेत की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहती है। खाद बनाने में अगर गाय के गोबर का इस्तेमाल हो तो कहना ही क्या। क्या है जैविक खेती, कैसे होती है जैविक खेती और क्या है इसकी चुनौतियां, इन सारे सवालों का जवाब हमको दिया जयपुर स्थित स्वैच्छिक संगठन के कार्यकारी निदेशक मुकेश गुप्ता ने। यह संगठन पिछले 2 दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में जैविक खेती के प्रचार और प्रसार में लगा है। देखिए, जैविक खेती जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी एक कॉन्सेप्ट के रूप में, ये सबसे पहले देश में मुरारका फाउंडेशन द्वारा की गई थी। तो इसको मुख्यतः किसान के लिए एक लाभदायक खेती के तरीके के रूप में समझा गया और उसी तरीके से इसे लागू किया गया। और आज परिणाम ये है कि जहाँ भी हमने ये देखा है कि किसानों ने जैविक खेती का उपयोग शुरू किया है, वहाँ उनकी लागत में 40% तो कम से कम कमी आई है। जैविक तरीके से न केवल गेहूं, चावल, चना, ज्वार और बाजरा जैसे अनाजों की खेती की जा रही है, बल्कि मूंग, मोठ, अरहर जैसी दालों, जीरा, धनिया और अजवाइन जैसे मसालों के साथ ही बागवानी के जरिए आम, अमरूद, अंगूर, आंवला जैसे तमाम फलों, टमाटर, भिंडी, लौकी, तोरई, मूली और गाजर जैसी सब्जियों और फूलों की खेती भी इस तरीके से की जा रही है और इसका आर्थिक लाभ भी किसानों को मिल रहा है। देखिए, हमने ये देखा है कि 1 एकड़ जमीन के लिए संदर्भ में यदि मैं बात करूं, तो उसमें जो भी प्रकार की खेती हो रही है, उससे जो बायोमास जनरेट होता है,
उसको यदि हम एक गाय के साथ में लिंक करें, यानी बायोमास पहले गाय का भोजन बने और फिर गाय का जो गोबर है वो अगर हम रिसाइकल कर पाएँ, तो जो गाय का गोबर है उसे यदि हम ऐसे ही छोड़ देंगे और उसकी खाद अगर हम उम्मीद करेंगे कि उससे खाद की जरूरत पूरी हो जाए, तो वो नहीं हो रही थी। तो वर्मी कल्चर एज ए टेक्नोलॉजी वो उसका बायोलॉजिकल कन्वर्शन कर देती है। तो जो गोबर की खाद की ताकत यदि मैं ये कहूँ कि 100 यूनिट के बराबर थी, उसी को यदि हम वर्मी कल्चर के रूप में वर्मी कास्ट से कन्वर्ट कर देते हैं तो वो 800,000 यूनिट के बराबर हो जाती है। तो उससे जमीन की फर्टिलिटी की जरूरत पूरी हो। जैविक खेती में केंचुओं और गाय के गोबर की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैविक खेती के सभी पहलुओं की पड़ताल के सफर की शुरुआत हमने की जयपुर स्थित सांगानेर की पिंजरापोल गौशाला से। इस गौशाला में 1500 गाय पाली जाती हैं, जिनके गोबर से वर्मी कंपोस्ट या केंचुओं की खाद तैयार की जाती है। यह खाद तैयार करना ही जैविक खेती का पहला पड़ाव है। देखिए, हमने 1993-94 में सबसे पहले इसके प्रयोग भारत में शुरू किए और आज मैं ये कहूँगा कि पूरे देश में यदि कहीं भी अगर खेती की बात करें, अभी तो ऑर्गेनिक खेती में तो वर्मी कल्चर एक इंटीग्रल पार्ट है ही है, लेकिन जनरल खेती के अंदर भी अब वर्मी कल्चर तो एक ऐसी तकनीक हो गई है जिसकी की बात की जाती है। तो इसका प्रचार प्रसार तो ये पूरे देश में बहुत व्यापक पैमाने पर हो गया है और बात करने के संदर्भ में यदि मैं कहूँ तो शायद 1-2 करोड़ किसान आज वर्मी कल्चर की बात तो करते ही हैं। इनसाइड वीकेंड के इस अंक में आज हम चर्चा करेंगे जैविक खेती की। क्या है जैविक खेती, कैसे होती है जैविक खेती, क्या है इसकी अच्छाइयाँ और क्या होती हैं परेशानियाँ जैविक खेती करने में। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लंबी पड़ताल करेंगे और इसकी शुरुआत हमने की है जयपुर की इस गौशाला से। इसी गौशाला में हमने वर्मी कंपोस्ट के साथ ही वर्मी वॉश और वर्मी हर्बल स्प्रे समेत जैविक खेती के तमाम पहलुओं की जानकारी भी ली। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे वैज्ञानिक से जो इन सब के जानकार हैं। इन गायों से निकलने वाला गोबर एक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और खास किस्म की खाद बनती है केंचुओं की मदद से। इसके अलावा गौमूत्र से एक द्रव्य तैयार किया जाता है जो कई तरह के काम करता है। इसके साथ ही केंचुओं की धुलाई करके एक और द्रव्य तैयार होता है जो पेस्टिसाइड का काम करता है। कैसे होता है यह सब कुछ, यह जानने के लिए हमने बात की मुबारका फाउंडेशन के वैज्ञानिक शुभेंदु दास से। दास जी, ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे ये मानकर चलते हैं कि दुनिया में अब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले उनके पास विकल्प नहीं होता था। हालांकि पुराने ज़माने से तो हम लोग यही ऑर्गेनिक खेती करते थे। बाद में जब हरित क्रांति का दौर आया तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ी, पेस्टिसाइड और केमिकल्स का, लेकिन उसका नुकसान लोगों को दिखाई पड़ रहा है। तो लोग इस तरफ कैसे बढ़े, कैसे आगे आएँ और इसका इस्तेमाल करें, इस दिशा में आपका फाउंडेशन क्या कर रहा है और आप यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? किसानों को प्रोत्साहित करते आ रही है कि वो केमिकल दवाइयों को छोड़ें, क्योंकि उससे ज़मीन खराब होती जा रही है। ये हमने 15 साल पहले देख लिया था, सोच लिया था, जो किसान आज समझ। अब सबसे पहली बात, जो यहाँ जो गायों का जो गोबर है, उस गोबर से खाद बनती है, उसका प्रोसेस क्या है? पहले हम लोग गौशाला की जो सीमेंट के ऊपर गोबर इकट्ठा होता है उसी को लाते हैं, क्योंकि जैसे मिट्टी के साथ मिल जाती है गोबर तो फिर उसमें कंपोस्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। बहुत सारे तरीके होते हैं कंपोस्ट के, लेकिन हमने एक विधि बनाई है ज़मीन के ऊपर कंपोस्ट बनाने की तकनीक, जिसके अंदर की 40 से 45 दिन में केंचुओं की मदद से बहुत जल्दी खाद बन जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद बनता है। केंचुओं की पेट में जब गोबर चला जाता है, कच्चा गोबर, उसकी पेट में इतना अम्ल होता है जिसको पीएच कहते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा होता है, बिल्कुल गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो तो उतना ही उसमें अम्ल होता है। जब उसके बीच में से वो निकल के जाता है, बाहर निकलता है उसकी मल केंचुए की,
तो उसके अंदर जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु हैं वो खत्म हो वो जाता सब खत्म हो जाते हैं। और जब वो बाहर निकलने लगता है तो उसके अंदर केंचुए की जो लाल होता है वो उसके ऊपर एक परत बना देता है। उस परत से क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो दाना। केंचुए का एक तो रोल ये है कि साहब वो खाद बनती है उससे, और ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड से हम लोग उस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं जो केंचुए से लिक्विड होता है, वर्मी वॉश से। इसका इससे क्या खाद भी बन सकती है? इससे खाद भी बनता है। हाँ। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ इस लिक्विड से नहीं बनता, ये लिक्विड एक इसका पहला स्टेज है। हाँ। ये लिक्विड बहुत सारे दवाई तैयार करने का पहला स्टेज है। जैसे हमने बहुत सारे किसानों को केंचुआ बांटा है, लेकिन बहुत किसान कहते हैं कि हिचकिचाते हैं केंचुए। हिचकिचाते हैं क्योंकि जैसे एक तो कीड़ा होता है, हर कोई पसंद नहीं करता है। तो ये दो तरह की चीज़, एक तो ये है जिसको हम पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जी और दूसरा जो गोमूत्र से बनता है। हाँ, गोमूत्र से बनता है वो पेस्टिसाइड होता है, ये टॉनिक होता है। अच्छा। केंचुए से जो बनता है वो टॉनिक होता है। उसको स्प्रे करेंगे तो पत्ता अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा गहरा कलर का होगा पत्ता, ग्रीन कलर का, ज़्यादा पत्ते खिलेंगे। और पौधे बुनियादी फर्क ये है कि ये टॉनिक है ये टॉनिक है और वो पेस्टिसाइड। गोमूत्र से जो बनता है वो पेस्टिसाइड। हाँ। पेस्टिसाइड नहीं कहते हम इसको, कहते हैं पेस्ट रिपेलेंट, क्योंकि वो हाँ। मारता नहीं है, वो कीड़ों को भगाता है। जो ऐसे- सारी चीज़ें हैं, जो 130 एलिमेंट हैं, जी। उनकी रिसर्च, उनकी स्टडी करने के बाद जी। आपने ये तरीका ईजाद ये किया तरीका कि एक विकल्प है जी पेस्टिसाइड्स और केमिकल एंड फर्टिलाइजर से मुक्ति पाने का। हाँ जी। तो इस- शिवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने बहुत जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जैविक खेती की पड़ताल में हमने नवलगढ़ के आसपास के कई गांवों का दौरा किया और अलग अलग खेती करने वाले किसानों से मुलाकात की। अभी हम पहुंचे हैं शेखावाटी के कोलीडा गांव में। यहाँ के कई किसानों ने ऑर्गेनिक खेती को अपनाया है और ये माना जा रहा है कि अभी तक यहाँ के 50% किसान ऑर्गेनिक खेती से जुड़ चुके हैं। उम्मीद यह भी है कि आने वाले समय में ये पूरा गांव ही ऑर्गेनिक खेती करने लगेगा। यहाँ हमने बात की यहाँ के किसान ओम प्रकाश शर्मा जी से। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ये जो गायत्री मंत्र का आप जाप सुन रहे हैं खेत के बीच में, ये सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। ये वास्तव में खेत में ही हो रहा है और खेत की शुद्धि के लिए ही हो रहा है। ये एक नई तकनीक, एक नई विधि इन्होंने इजाद की है ओम प्रकाश शर्मा ने, जो कोलीडा गांव के किसान हैं। इनकी दूसरी खोज है एक ऐसी खाद जो न केंचुओं से बनती है और न किसी और से, बल्कि कई और चीजें मिला करके ये खाद बनाते हैं। हम इन दोनों चीजों के बारे में इनसे तफसील से बात करेंगे। शर्मा जी, आप बहुत इनोवेटिव किसान हैं और जिस तरीके से आपने ये जो ये किया है हवन, इसका क्या फायदा खेत को मिलता है और कैसे मिलता है, क्या करते हैं आप? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज सबसे फसल के अंदर, पौधों के अंदर पर्यावरण प्रदूषण जो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, उससे पौधे के अंदर अनेक प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं और उसमें रोग। आप शुद्धि करते हैं और हाँ। ये जो कूलर है इसका क्या काम है? कूलर है, इसके हम कूलर की टंकी में बरसात का पानी डालकर जो धुआं है उस बरसात के पानी को उपचारित करते हैं और धुएं के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो सूक्ष्म जो हानिकारक जीव हैं उनको नाश करने की इन पानी के अंदर क्षमता हो जाती है और इसके द्वारा पौधों के अंदर जड़ों का विकास होता है और पौधे के ऊपर स्प्रे ये जो प्रकाश इसका संश्लेषण क्रिया हवन होती है। का धुआं जो पानी में मिलता है, उस पानी का आप छिड़काव करते हैं? हाँ, उसका स्प्रे टंकी के अंदर डालकर फोले के रूप से पौधे के पत्तों पर छिड़काव करते हैं और पौधों की जड़ में भी डालते हैं। तो आपने देखा कि एक नया तरीका है खेत को शुद्ध करने का हवन के माध्यम से। और अब हम चलते हैं इनके दूसरे इनोवेशन पर। वर्मी कंपोस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि वो केंचुओं से तैयार की जाती है, गोबर की खाद, लेकिन ओम प्रकाश शर्मा ने ये कंपोस्ट का एक नया तरीका इजाद किया है। इसका जो अपना साधारण गोबर फसल अवशेष उनका केंचुए की बेड की तरह हम लगा के उसमें नमी बना के और वट वृक्ष के नीचे की मिट्टी और थोड़ा गुड़ का पानी उसमें डाल देते हैं। ये तैयार खाद है। ये तैयार खाद है।
बड़की मिट्टी कहाँ से मिलती है? हर जगह तो बड़का पेड़ नहीं हो नहीं, हर जगह करीब करीब जैसे देहाती इलाकों में हर जगह, बड़े शहरों में भी बड़ वृक्ष का पेड़ नीचे मिल जाता है, जिसके अंदर ऊपर पक्षी बैठते हैं और नीचे देसी गायें बैठती हैं। उस वट वृक्ष का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। कोलेड़ा गांव से हम गए बड़ी झिंगर गांव के फलों की खेती करने वाले किसान ओम प्रकाश पचार के पास। उनसे हमने जैविक बागवानी की जानकारी ली। अभी हम हैं शेखावाटी के बड़ी झिंगर गांव में और यहाँ हमने मुलाकात की यहाँ के किसान ओम प्रकाश पचार से, जिन्होंने बागवानी को माध्यम बनाया है ऑर्गेनिक खेती का, और इसके जरिए आम, अनार, अमरूद, पपीता, कई तरह की फल वो यहाँ पैदा कर रहे हैं। हमने उनसे बातचीत की इस बारे में। ओम प्रकाश जी, आप कितने समय से इसको कर रहे हैं? इस साल मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से। कोई फर्क नजर आया आपको? आपने उससे पहले आप दूसरे तरीके से करते थे, जब से आपने ऑर्गेनिक अपनाया है, कोई फर्क में कितना फर्क ये साल मेरी एक जमीन सॉफ्ट हुई है, जमीन बिल्कुल सॉफ्ट हुई है, पानी की बचत हुई है, और जो फल है वो उसकी मतलब गुणवत्ता बहुत अच्छी है उसकी। बाजार में इसकी मतलब अलग ही दिखेगी, इसकी वैरायटी उसकी अलग ही दिखती है। आर्थिक रूप से कितना मतलब आपने अपने आप को फर्क महसूस? आर्थिक रूप से भी साहब इसमें लाभ है, स्वास्थ्य को भी लाभ है। अच्छा। और जो मेरे भाई खाते हैं उनको भी मतलब बहुत अच्छा, मतलब मेहनत कितनी है इसमें? मेहनत तो साहब मतलब ये बस गोबर खाद की है और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। और लागत? लागत इसकी कुछ ही नहीं है। सबसे पहले मुरारका फाउंडेशन से एक अर्जुन सिंह नाम का एक आदमी मेरे पास आया और उन्होंने मेरे को मतलब ये सलाह दी कि आप ऑर्गेनिक खेती करो ने तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और अपने परिवार के लिए भी ठीक रहेगा और समाज के लिए भी ठीक रहेगा और देश के लिए भी ठीक रहेगा। हमको बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ के फार्मर्स इतने प्रोग्रेसिव हैं। देखने में तो बेचारे वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन एनलाइटेंड हैं। तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन उनका बहुत फास्ट है। और एक टेक्नोलॉजी उनको आप बता दीजिए, और एक फार्मर ने अगर उसको सफलतापूर्वक कर लिया तो वो अपने आप दूसरे फार्मर्स को बोलता है, और 3-4 साल में वो मूवमेंट अपने आप जोर पकड़ लिया हमारे बहुत कम एफर्ट से, सिर्फ इंडिविजुअल फार्मर्स को के साथ टाइम डिवोट करके। ये कच्ची भिंडी है। आप सोच रहे होंगे कच्ची भिंडी कौन खाता है, लेकिन मैं कच्ची भिंडी खा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, ये ऑर्गेनिक खेती से, ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की है। इसमें किसी तरह का केमिकल या फर्टिलाइजर नहीं मिला हुआ। और ये भिंडी तैयार की है दुर्जनपुरा गांव के किसान रघुनाथ जी ने। हमने उनसे बात की। रघुनाथ जी, ये जो भिंडी विंडी आपने बोई है, हाँ, ये कौन सा तरीका अपनाया आपने? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या चीजें आप डालते हैं कि ये गोबर की स्वाद खाद, अलग निकले? और गोबर की खाद है। बस। और कब से कर रहे हैं आप? 5 साल होगी। 5 5 बरस पता सरसों इसी तरीके से? हाँ। तो आप कह रहे हैं ना 5 साल से शुरू किया है। ये तो मुरारका फाउंडेशन में जुटा 5 साल से। हाँ, हाँ। मैं अभी साल अभी करता। अच्छा, हाँ। तो कुछ फायदा दिखाई देता आपको इसमें? कुछ फायदा ये है कि मैं खर्चा कम आवा है। एक तो DAP यूरिया मंगी आवा है, और आ बचत होगी। एक डबल पैसा मिलाई का, या बिना चीज की है ना दवाई की, ये डबल पैसा मिलाई का मिलता है पैसा? हाँ। डबल पैसा मिलता है। 10 रुपया किलो है तो 15 दे ऑर्गेनिक का हर चीज। तो अभी कितने एरिया में आप लगा रहे हो? 3 बीघा में है थे, देख रहे हो। हाँ। 3 बीघा 5 बीघा में बाड़ी करूँ शायद। जैविक खेती से उगाया गया आहार स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसमें रसायनों का इस्तेमाल न होने से इसकी पौष्टिकता बनी रहती है। ऑर्गेनिक क्षेत्र में हो और खाना ऑर्गेनिक न हो, ये कैसे हो सकता है? हम यहाँ पहुँचे एक गांव में और हमने आनंद लिया ऑर्गेनिक खेती से तैयार खाने का। ये बाजरे की रोटी है। बाजरा कहा जाता है, बाजरा और ज्वार गरीब तबके का खाना होता है, लेकिन ये उतना ही स्वादिष्ट और उतना ही पौष्टिक होता है जितना कोई और अनाज। बाजरे की रोटी के अलावा ये जो कढ़ी है, ये कढ़ी भी ऑर्गेनिक तरीके से ही बनी है। वैसे ये चावल, जो कुछ भी आप थाली में देख रहे हैं, ये सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से ही तैयार किया गया है।
जैविक तरीके से न केवल आहार तैयार किया जाता है बल्कि जैविक वनस्पति के रेशे से कपड़े भी बनाए जाते हैं। इसकी वानगी हमको सबसे पहले देखने को मिली जयपुर के अल्बर्ट म्यूजियम परिसर स्थित डाउन टू अर्थ ऑर्गेनिक फूड स्टोर और रेस्टोरेंट में रखे गए जैविक वस्त्रों को देखकर। ये है जयपुर का एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। यह म्यूजियम दुनिया के दूसरे म्यूजियम से थोड़ा अलग है। अलग इसलिए कि यहाँ डाउन टू अर्थ नाम का एक रेस्टोरेंट है, जिस रेस्टोरेंट में जैविक खेती से तैयार किया गया खाद्य पदार्थ मिलता है। और यही नहीं, जैविक वनस्पतियों से तैयार कपड़ा भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आइए। ये रेस्टोरेंट का अंदर का हिस्सा है डाउन टू अर्थ का, और यहाँ आप जो भी सामान देख रहे हैं ये सब ऑर्गेनिक खेती से तैयार किया गया है। यहाँ तक ये कपड़ा भी, ये कपड़ा उस वनस्पति से तैयार किया गया है जिसके रेशे जैविक खेती से तैयार किए गए। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है जैविक विधि से तैयार किया गया सामान इस स्टोर पर। ये चीनी आप देख रहे हैं, ये गेहूं आप देख रहे हैं, और तमाम चीजें जितनी भी हैं, जो भी यहाँ पे है, सब कुछ जैविक विधि से तैयार किया गया है। पानी की कमी खेती को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। इसका एक विकल्प दूषित पानी को साफ कर इसका सिंचाई करने, कपड़े धोने तथा पेयजल के अलावा दूसरे कामों में किया जा सकता है।